हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रितेश है और मुझे एडोबी और उबर जैसी प्रोडक्ट कंपनीज में काम करने का 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कोडिंग की दुनिया में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। कोडिंग की दुनिया में हम यहाँ पे अपना एक जावा कोर्स कर रहे हैं और जावा कोर्स के अंदर ये बिल्कुल ही एक नया वीडियो है। अब हम जावा कोर्स के अंदर बहुत ही आगे पहुँच चुके हैं। अभी तक हमने इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स की लिस्ट दिख रही है। अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो जावा कोर्स के सारे वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अभी पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने उप्स कंसेप्ट्स के बारे में बात करी थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, इंकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने कोड में लिख के समझा, क्यों, कैसे, फलाना ढिमाका, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अगर अगेन आप लोगों ने वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप अगेन वीडियोस को जाके एक बार चेकआउट कर लो। आज के इस वीडियो में हम पैकेजेस और इंटरफेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। पैकेज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे बनाते हैं, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। उसके साथ साथ इंटरफेसेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये दोनों टॉपिक्स को हम एकदम डिटेल में कवर करने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे समझने के लिए 2 अलग अलग टॉपिक हैं, पैकेजेस और इंटरफेसेस। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तो हम इनको अलग अलग तरीके से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैकेज से। पैकेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा पैकेज होता क्या है। तो एकदम सिंपल भाषा में पैकेज आपका एक कंटेनर है। जैसे आप कंटेनर के अंदर कुछ सामान रखते हो, दाल, चीनी, चावल, आप कुछ भी रख सकते हो कंटेनर के अंदर, पानी वगैरह वगैरह। उसी तरीके से हम पैकेज के अंदर भी कुछ सामान रखते हैं। तो जैसे आप कंटेनर को आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये वाला कंटेनर कांच का है, ये वाला कंटेनर स्टील का है, रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे पैकेज को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आप पैकेज को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आप पैकेज को उसके नाम से आइडेंटिफाई करते हो। जो भी आप पैकेज बनाओगे सभी पैकेज का एक नाम होगा, यूनिक नेम होता है। ये पूरे आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूनिक होता है। ये पैकेज जो होता है ये आपकी कोडिंग की दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर हम जो सामान रखेंगे वो भी कोडिंग के रिलेटेड ही होगा। अब हम पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर करते हैं। एक पैकेज के अंदर आप क्लासेस को स्टोर करते हो। सिंपल सी भाषा में पैकेज आपका एक कंटेनर है क्लासेस के लिए। एक पैकेज के अंदर आप दूसरा पैकेज भी स्टोर कर सकते हो और फिर उस दूसरे पैकेज के अंदर आपकी अलग क्लासेस हो सकती हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एनिमेशन से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपको एक हिरार्की बन जाती है। हिरार्की मतलब कि जो सबसे बाहर वाला पैकेज है वो आपका एक रूट पैकेज है। उस रूट के अंदर आपकी कुछ क्लासेस हैं, उसके अंदर कुछ अलग पैकेज है, उस पैकेज के अंदर फिर से कुछ क्लासेस हैं और उसके अंदर अलग से कोई पैकेज भी हो सकता है। और यहाँ पे ये ना एक ट्री बन जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पे शाणे बन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार बाइनरी ट्री है। नहीं, यहाँ पे ये बाइनरी ट्री नहीं है, यहाँ पे ये एन-एरे ट्री है। एक पैकेज के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 2 चिल्ड्रन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं आपके पास, तो एन-एरे ट्री है ये। अब सेकंड, जब हम क्लास को यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे क्लास के साथ पैकेज को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये वाली क्लास इस पैकेज के अंदर है, तो आपको वहाँ पे पूरा पैकेज का पाथ देना होता है क्लास को यूज़ करने के टाइम पे। यहाँ पे आपको ये एनिमेशन से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये वाली क्लास हमारी इस पैकेज के अंदर है, तो इस क्लास को अगर मुझे किसी जगह पे यूज़ करना है तो वहाँ पे मैं पूरे पैकेज के नाम के साथ क्लास को यूज़ करूँगा। अगर मैं सिर्फ वहाँ पे क्लास का नाम यूज़ करता हूँ तो जावा को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्लास कौन से पैकेज के अंदर है। अब यहाँ पे जब हम पैकेज को बनाते हैं तो आपको पता है एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज भी हो सकता है, उसके अंदर तीसरा भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये जो हिरार्की है, इस हिरार्की के अंदर ये वाली क्लास है, तो अगर मुझे इस वाली क्लास को रिफ़र करना है तो इस तरीके से करूँगा। यहाँ पे मेरे पास सबसे टॉप लेवल का जो पैकेज है उसका नाम है, उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद मेरे पास उसके अंदर वाला पैकेज है, फिर मैंने डॉट लगाया और फिर उसके बाद मेरी क्लास है। तो डॉट को लगा के आप हिरार्की को सेपरेट करते हो, लेवल्स को सेपरेट करते हो। जो सबसे पहला है वो सबसे टॉप लेवल की चीज़ है, डॉट लगाने के बाद उसके अंदर आ गए हम, फिर डॉट लगाने के बाद उसके अंदर आ गए हम। तो ये हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि हमें कितने लेवल की हिरार्की बनानी है, कितने पैकेज के अंदर पैकेज बनाना है। अभी कुछ देर में हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल को लेंगे और इस चीज़ को एकदम डिटेल में समझेंगे।
प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ में जो आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर आप प्रैक्टिकली हिरार्की के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पैकेजेस को यूज़ करके आप यहाँ पे एक हिरार्की बना लेते हो, तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जावा के अंदर। ये तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि ये पावरफुल चीज़ क्यों है, कैसे है। तो ये तो हो गया आपका पैकेज, कि पैकेज एक लॉजिकल कंटेनर है आपका। अब हम पैकेज को क्यों यूज़ करते हैं, पर्पस क्या होता है एक पैकेज को यूज़ करने का। इमेजिन करो कि आपके पास कोई भी पैकेज नहीं है, तो सब कुछ आपके एक डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर पड़ा हुआ है। अब आपने यहाँ पे एक क्लास बनाई, यूज़र की क्लास बनाई आपने। आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको यूज़र की फंक्शनैलिटी के लिए आपने एक यूज़र की क्लास बना दी। अब ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सेम नाम की क्लास किसी और बंदे ने भी बनाई होगी, उसको भी यूज़र की फंक्शनैलिटी चाहिए। हाँ भाई, वैलिड है, बना सकता है। तो अगर हम कोई भी पैकेज यूज़ नहीं करते तो क्लासेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। मतलब कि आप क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यार ये आपकी क्लास है, वो दूसरे बंदे की क्लास है, वो तीसरे बंदे की क्लास है। आप मान लो यूज़र की क्लास बना रहे हो, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, ये सब तो बहुत कॉमन टर्म्स हैं। तो ये कॉमन टर्म्स तो किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज़ हो सकते हैं। इसलिए पैकेजेस को यूज़ करके हम यहाँ पे एक नेम स्पेस देते हैं। पैकेज आपका सिंपल एक नेम स्पेस होता है। कंटेनर मतलब लॉजिकल कंटेनर, लॉजिकल नेम स्पेस। नेम स्पेस के अंदर आप अलग से पैकेज स्टोर कर सकते हो, अलग से क्लास स्टोर कर सकते हो। ये क्लासेस को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है ये सब। नेक्स्ट, हम पैकेज को बनाते कैसे हैं, क्या होता है, क्यों होता है, ये तो हमने समझ लिया। बट अब कैसे बनाएंगे पैकेज को, उसको समझते हैं। तो पैकेज को बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जावा में आपके पास एक कीवर्ड होता है पैकेज। आप पैकेज कीवर्ड को यूज़ करके किसी पैकेज को डिफाइन कर सकते हो। किस तरीके से, अभी बताता हूँ मैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये क्लास है, बहुत ही सिंपल सी क्लास है। अब ये जो मैंने क्लास बनाई है, इस क्लास के ऊपर मैं यहाँ पे पैकेज को यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये वाली क्लास आपकी एक एग्जाम्पल पैकेज के अंदर हो गई। आपने पैकेज कीवर्ड को यूज़ किया, उसके बाद आपने स्पेस छोड़ा और उसके बाद आपने पैकेज का नाम लिख दिया। आप यहाँ पे डॉट लगा लगा के अलग अलग सब लेवल्स को डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से। जैसे कि ये वाली जो क्लास है, ये वाले इस पैकेज के अंदर हो गई। यहाँ पे 3-4 लेवल के पैकेजेस हैं। उसके बाद आपकी एक क्लास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉट को लगा के भी यूज़ कर सकते हो पैकेज को डिफाइन करने के टाइम पे। तो पैकेज को बनाना बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बट जब हम पैकेज को बनाते हैं तो हम इस तरीके से नहीं बनाते हैं। हमारे पास तो आईडी है यूज़ करने के लिए। हम तो इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर कोड लिख रहे हैं। तो जब हम इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर कोड लिखते हैं तो पैकेज को बनाना और भी सिंपल हो जाता है। अभी देखते हैं। आप यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पे एसआरसी फोल्डर दिख रहा है। अभी एसआरसी फोल्डर के अंदर मेरे पास एक ही क्लास है, मेन क्लास। ये जो आपकी मेन क्लास है, ये डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर है। डिफ़ॉल्ट पैकेज का मतलब है कोई भी पैकेज नहीं। तो फिलहाल के लिए हम जो भी क्लासेस बना रहे थे, सारी की सारी क्लासेस हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर रखी हुई थी। अब मैं क्या करता हूँ, एसआरसी पे आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे न्यू पे जाओ। न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पे पैकेज पे जाओ और आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप पैकेज का नाम दो। नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल। एंटर मारो तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पैकेज बन गया। फिर आप यहाँ पे वापस से राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक क्लास बना दो, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। तो अब आप इस क्लास को देखोगे तो आपको यहाँ पे पैकेज स्टेटमेंट ऊपर दिख रहा होगा कि ये वाली क्लास एग्जाम्पल पैकेज के अंदर है। एक और तरीका है आपको पैकेज बनाने का। पैकेज बेसिकली क्लासेस के कंटेनर होते हैं। तो जब भी आप क्लास बनाओगे, आप क्लास के नाम के साथ पैकेज का नाम दे सकते हो। आप एसआरसी पे जाओ, एसआरसी पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, न्यू जावा क्लास। क्लास को बनाने के टाइम पे आप वहाँ पे पैकेज का नाम स्पेसिफाई कर दो। जैसे कि इमेजिन करो हमारे पास ये हिरार्की है, ये हिरार्की के अंदर मुझे ये वाली क्लास बनानी है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, डॉट लगा देता हूँ बीच में और एंड में सबसे एंड में मेरे पास यहाँ पे क्लास का नाम आएगा। ठीक है, एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे पैकेज की हिरार्की बन गई और उसके अंदर आपकी क्लास आ गई। अगेन अगर आप क्लास को वापस से ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे सबसे ऊपर एक पैकेज स्टेटमेंट दिखेगा। पैकेज आपका एक कीवर्ड है, उसके बाद स्पेस छोड़ा हुआ है और फिर वहाँ पे पूरा पैकेज का नाम है। तो पैकेजेस को बनाना बहुत ही सिंपल है। क्लास को बनाने के टाइम पे आप उस क्लास को किसी एक पैकेज के अंदर इंसर्ट कर दो, डाल दो, पहले से ही डाल के रख दो उसको। ओके सर,
एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जावा जो लैंग्वेज है ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो केस से आपको यहाँ पे फर्क पड़ता है। अगर आपका नाम सेम है बट अपर केस और लोअर केस वहाँ पे कैरेक्टर्स हैं तो दोनों अलग अलग पैकेज बन जाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है जिसके अंदर ई छोटा है तो ये एक अलग पैकेज है। मैं यहाँ पे एक और पैकेज बना देता हूँ जिसके अंदर मैं कैपिटल लेटर्स को यूज करता हूँ, तो ये आपका एक अलग पैकेज है। केस से बहुत फर्क पड़ने वाला है। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पैकेज जो होता है ये तो एक लॉजिकल कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्लासेस को स्टोर कर दिया। लेकिन एक पैकेज कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर होता है उसको समझते हैं। कंप्यूटर में तो हार्ड डिस्क है आपके पास, हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास बाइनरी डाटा होता है 0101। तो पैकेज कैसे कंप्यूटर फाइल सिस्टम में स्टोर होता है। जो भी आप जावा के अंदर क्लास बनाते हो, आपकी जो क्लास फाइल होती है वो एक टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल के अंदर आप कोड लिखते हो और उसका एक्सटेंशन होता है आपका डॉट जावा। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये मेन डॉट जावा क्लास है, ये आपको दिख रही है। इसके अंदर हमने सिंपल सा मेन क्लास का कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर मेन मेथड है। आपका जो पैकेज होता है, पैकेज एक फोल्डर की तरह स्टोर होता है फाइल सिस्टम में। जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल पैकेज बनाया है, एग्जाम्पल नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है। अगर मैं मल्टीपल हिरार्कीज में पैकेजेस को बनाता हूँ तो वहाँ पे मल्टीपल हिरार्कीज में आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हिरार्की में किसी एक क्लास को डिफाइन कर रखा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिख रहा है कि किस तरीके से ये सारे के सारे पैकेजेस स्टोर है। एक आपका पैकेज है मतलब एक डायरेक्टरी है, वो अगर उसके अंदर कोई दूसरा पैकेज है मतलब दूसरी डायरेक्टरी है। अगर उसके अंदर एक क्लास है मतलब कि वहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है जिसका एक्सटेंशन डॉट जावा है। तो ये इस तरीके से कंप्यूटर में स्टोर होता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। अब हम एक एग्जांपल को लेते हैं और पैकेजेस की रियल पावर को समझते हैं कि एक्चुअल में पैकेजेस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको कहाँ देखने को मिलता है आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने में। अभी उसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ठीक है सर, आपके पास ना बहुत ही बढ़िया सा प्रोजेक्ट है, एकदम कंपनी में जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है वो आपको मिला हुआ है। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपके पास सबसे बढ़िया टीम है, आपकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे कोडर्स हैं और मस्त हैं, सारे लोग आपस में घुल मिल के वहाँ पे कोड लिखते हैं और आपने एक अच्छा कल्चर बिल्ड करा हुआ है अपनी टीम के अंदर। लेकिन अब आपको प्रोजेक्ट मैनेज भी तो करना है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट तो मिला हुआ है आपको, लेकिन आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना है, तो उसको आप कैसे करोगे। मान लो कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, रितेश को कोई प्रोजेक्ट बनाना है। कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है? रितेश को एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले आप लोगों के पास एक रूट पैकेज होता है। अब रूट का मतलब क्या है उसको समझते हैं। जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी एक ब्रांड होता है उसकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि adobe.com, ये उसकी आइडेंटिटी है। uber.com, zomato.com, ये एक यूनिक आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, तो ये आपका एक रूट होता है। मेरे पास भी एक डोमेन नेम है riteshsangwan.com, तो ये मेरा रूट है। मुझे जो भी प्रोजेक्ट बनाना होगा मैं इसके अंदर बनाऊंगा, इस डोमेन के अंदर बनाऊंगा। तो जो हमारा रूट पैकेज होता है उसमें हम डोमेन नेम को रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए मुझे सबसे पहले रूट लेवल का पैकेज बनाना है, तो मैं कौन सा बनाऊंगा? com.riteshsangwan, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेमिंग कन्वेंशन है। आपको पैकेज के नाम में सब कुछ स्मॉल रखना है, सारे कैरेक्टर्स आपको स्मॉल रखना है। अगर आपके पास अलग अलग वर्ड्स हैं तो आप उसको अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि रितेश सांगवान को मैं अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकता हूँ इस तरीके से। बट जावा कोड के अंदर अंडरस्कोर अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम इसको कंबाइन करके सिंगल नेम की तरह यूज़ करते हैं। com.riteshsangwan बिल्कुल सही है, जम रहा है एकदम। अंडरस्कोर के साथ थोड़ा भद्दा सा लग रहा है। अब डोमेन नेम तो आपके पास एक ही होता है, आपकी रूट एंटिटी एक ही है, लेकिन उसके अंदर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अभी मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कल को मैं हो सकता है कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊँ। तो उस रूट लेवल के बाद आता है आपका प्रोजेक्ट का नाम, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा एनिमेशन को देख के कि कैसे हम धीरे धीरे हिरार्की को बिल्ड कर रहे हैं। 3 लेवल तक तो हम अभी तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले कॉम है, कॉम आपका एक फोल्डर होगा, उसके अंदर रितेश सांगवान नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट नाम का एक फोल्डर होगा।
अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट पैकेज के अंदर उसी की चीज़ें होंगी जो उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक है। जैसे कि मान लो लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होती हैं, तो यहाँ पे एक बुक्स का पैकेज होगा जिसके अंदर बुक्स के रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी। यहाँ पे आपके पास एक यूज़र का पैकेज होगा जिसके अंदर यूज़र्स के रिलेटेड फंक्शनैलिटी होगी। यहाँ पे आपके पास एक एम्प्लॉयज़ का पैकेज होगा जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड आपके पास कुछ फंक्शनैलिटी होगी। एम्प्लॉयज़ के अंदर भी आप उसको दो अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि एडमिन के लिए अलग फंक्शनैलिटी है, नॉर्मल स्टाफ एम्प्लॉयज़ के लिए अलग फंक्शनैलिटी है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था लाइब्रेरी मैनेजमेंट, उसको हमने स्मॉल एरियाज़ में ब्रेक कर दिया। और जब आप इस तरीके से किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को ब्रेक करते हो तो आपको मैनेज करने में बहुत ही ईजी होता है। अब जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने सारे लोग काम करते हैं उन कंपनीज के अंदर, तो वहाँ पे तो बहुत सारा कोड होता है। आप इमेजिन करने की कोशिश करो एडोबी के अंदर कितना कोड होगा, मिलियंस ऑफ लाइंस का कोड है वहाँ पे। तो अब इतने सारे कोड को मैनेज कैसे किया जाता है? इसी तरीके से किया जाता है कि आप उसको अलग अलग डोमेन्स में ब्रेक कर देते हो। जो भी आपके पास बिजनेस फंक्शन होता है, बिजनेस फंक्शन के अंदर कोई ना कोई एंटिटीज होती हैं, जैसे कि यूजर के रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटी, बुक्स के रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटी। जोमेटो के केस में आपको ऑर्डर्स होगा, डिलीवरी पार्टनर्स होंगे, उबर के केस में आपके पास कैब्स होंगी। तो ये आपके अलग अलग बिजनेस फंक्शन है और बिजनेस फंक्शन के हिसाब से आपने उसको डिवाइड कर दिया। और इस तरीके से आप अपनी टीम को भी डिवाइड कर सकते हो। आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपने एक बंदे को बुक्स के रिलेटेड हैंडलिंग फंक्शनैलिटी दे दी, दूसरे बंदे को आपने बोला कि तू एम्प्लॉयज़ वाले मॉड्यूल पे काम कर, तीसरे को आपने बोला तो बुक्स वाले पे काम कर। तो इस तरीके से आपने अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर लिया है। तो ये हमारा एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे देखा है इसको ज़रा कोड में लिख के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बुक की क्लास बना लेते हैं, बना ली, वो एक पैकेज के अंदर है, वो हमने पैकेज का नाम लिख दिया पूरा का पूरा, और एक बुक की क्लास बना ली हमने यहाँ पे। फिर हम लोग एक एम्प्लॉय की क्लास बना लेते हैं, नॉर्मल स्टाफ एम्प्लॉय की क्लास बना ली हमने, पूरा पैकेज का नाम लिखा वहाँ पे, पैकेज के नाम के बाद हमने क्लास बना ली। इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज़र की भी क्लास बना ली। यूज़र की क्लास हमारे किस पैकेज के अंदर होगी, com.riteshsangwan.librarymanagement.users.user इतना लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन ये एकदम समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसके अंदर। तो अब यूज़र क्लास में मैं यूज़र के रिलेटेड फंक्शनैलिटी लिखूंगा, बुक क्लास के अंदर मैं बुक्स के रिलेटेड फंक्शनैलिटी लिखूंगा, एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं एम्प्लॉय के रिलेटेड फंक्शनैलिटी लिखूंगा। फंक्शनैलिटी क्या है वो अभी हमें नहीं लिखना है, वो तो आगे की बात है, अभी हम सिर्फ पैकेज को समझ रहे हैं। ओके, अब आप इमेजिन करो कि आपने ये जो क्लास बनाई है, ये पूरा का पूरा आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, इसको आपको कहीं पे यूज़ करना है। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर मेरे पास मेन मेथड है। अब आप एज्यूम करो कि मेरे पास कोई एक बंदा आया, बोला कि मुझे बुक इशू कर दे, तो मुझे यहाँ पे बुक क्लास को यूज़ करना है। बुक को सर्च करने के लिए बुक को यूज़ करना है। एम्प्लॉय के थ्रू मैं बुक्स को बुक करूँगा, मतलब दे सकता हूँ किसी को, तो मुझे यहाँ पे दो क्लासेस को यूज़ करना है, बुक को यूज़ करना है, एम्प्लॉय को यूज़ करना है। तो इन दोनों क्लास को मुझे यहाँ पे पूरा पाथ देके स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी मैं क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे बुक को यूज़ करना है तो मेरे को यहाँ पे पूरा बुक का पाथ देना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अगर मुझे एम्प्लॉय को यूज़ करना है, स्टाफ एम्प्लॉय को, तो मेरे को यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे ये जो पूरा पाथ लिख रहे हैं हम लोग, ये थोड़ा सा मतलब टेढ़ा काम है। इतना लंबा चौड़ा पाथ अगर हम हर बार लिखेंगे तो ये तो कोड थोड़ा गंदा सा हो जाएगा। तो इसके लिए जावा ने हमें एक फंक्शनैलिटी दे रखी है इंपोर्ट करने की। इंपोर्ट करना क्या होता है? इंपोर्ट करने का सिंपल सा मतलब है कि जैसे ये मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर मुझे बुक वाली क्लास को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे बुक वाली क्लास को इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए आपके पास इंपोर्ट कीवर्ड होता है एक, उसके बाद आपको स्पेस देनी है, उसके बाद आपको पूरा क्लास का पाथ देना है। तो ये जो बुक क्लास है इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट लिखने के बाद मैं पैकेज का नाम लिखता हूँ com.riteshsangwan.librarymanagement.books.book। ये मैंने बुक को इंपोर्ट कर लिया। एक बार जब हम किसी क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पूरा पाथ लिखा हुआ है मैंने मेन मेथड के अंदर, इसको मुझे हटा देना चाहिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली बुक क्लास को यूज़ करके मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास को भी ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ। पूरा पैकेज का नाम दिया, एम्प्लॉय क्लास को इंपोर्ट कर लिया। एम्प्लॉय क्लास को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ बिना पाथ दिए। तो ये बहुत ही ईजी चीज़ है हमारे लिए।
ये कंपाइलर को सेटिस्फाई करने के लिए है। मतलब वैसे तो मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इंपोर्ट करना ऑप्शनल होता है, पूरा पाथ लिख के भी मैं काम चला सकता हूँ, बट हमारे लिए ईजी बन जाता है इंपोर्ट करना। और जब एक्चुअल में जब जावा कोड कंपाइल होता है तो वहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, और जब जावा कंपाइलर मशीन कोड जनरेट करता है तो वहाँ पे पूरा पाथ ही यूज़ होता है। अब इंपोर्ट करने में एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, उसको भी देखते हैं। इंपोर्ट करने के टाइम पे आप यहाँ पे स्टार लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार को यूज़ कर रखा है। अब स्टार लगाने का मतलब ये है कि इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सबको इंपोर्ट करना है। एक पैकेज के अंदर हो सकता है 50 क्लास हो, 10 क्लास हो, तो हर बार सारी क्लासेस को इंपोर्ट करने के बजाय आप वहाँ पे स्टार लगा दो। स्टार लगाने के बाद सारी की सारी क्लासेस आपके लिए वहाँ पे यूजेबल बन जाती हैं कोड के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। अभी तक हम लोग जब भी कोड लिख रहे थे तो वहाँ पे हम पैकेज का नाम नहीं लिख रहे थे। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग s = hello world। तो अब ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने पैकेज को यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट को यूज़ करा। तो इसका एक रीज़न है। अगर हम स्ट्रिंग क्लास को ओपन करते हैं तो स्ट्रिंग क्लास आपकी java.lang पैकेज के अंदर है। तो java.lang पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं और ये क्लासेस आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये जो पैकेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका इंपोर्ट होता है। जो भी आप कोड लिखोगे, जो भी आप क्लास बनाओगे, सारी क्लासेस के अंदर आपका java.lang पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस हैं आपको अवेलेबल होती हैं। तो स्ट्रिंग क्लास को हम यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो रखी है हमारे पास। बाकी और जावा पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस होती हैं उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बट java.lang की सारी क्लासेस अपने आप ही इंपोर्ट हो जाती हैं। चलो, ये कहानी तो एकदम क्लियर हो चुकी है। पैकेज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे बनाते हैं, आईडी में पैकेज को कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देख लिया और हमने यहाँ पे कुछ कोड भी लिख के देख लिया, इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप इमेजिन करो कि जब आप जावा प्रोग्राम को रन करते हो तो जावा को कैसे पता चलता है कि आपके पैकेज कहाँ पे है। आपका जो पैकेज होता है वो एक डायरेक्टरी होती है, वो एक डायरेक्टरी भी तो किसी एक फोल्डर के अंदर होगी। अब एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। अगर जावा सारे फोल्डर्स को सर्च करने लग गया तो हो गया काम। फिर तो वो बोलेगा ठीक है भाई 15 मिनट रुको, सर्च करके बताता हूँ। हाँ, मिल गई आपकी क्लास, फलाना फलाना फोल्डर के अंदर पड़ी थी। क्या यार, तुम भी क्लास का नाम भी ढंग से नहीं बता सकते मेरे को। तो इसीलिए यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट आता है क्लास पाथ का। क्लास पाथ आपका एक लॉजिकल वेरिएबल होता है और इसके अंदर आप अपने पैकेजेस के पाथ को स्पेसिफाई करते हो। आपको यहाँ पे पैकेज का डायरेक्ट पाथ नहीं देना होता। जहाँ पे भी आपका पैकेज रखा हुआ है आपको उसकी डायरेक्टरी का पाथ देना है। बहुत लोगों को मैं यहाँ पे देखता हूँ जो भी नया नया जावा में कोड करना स्टार्ट करते हैं, उनको क्लास पाथ का कंसेप्ट समझ में नहीं आता। क्लास पाथ का कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास पाथ के अंदर आप अलग अलग डायरेक्टरीज को स्पेसिफाई करते हो। उन डायरेक्टरीज को जावा सर्च करता है आपके पैकेजेस को ढूंढने के लिए जहाँ पे आपने अपना कोड लिखा हुआ है। अगर आप किसी बाहर के बंदे का भी कोड यूज़ करते हो, ओपन सोर्स कोई कोड यूज़ करते हो, तो वो आपको कुछ पैकेज देगा। उस बंदे का जो भी ब्रांड होगा, उस ब्रांड के अंदर उसने जो भी मॉड्यूल बनाया है वो आपको एज ए मॉड्यूल मिलेगा। तो आप उस चीज़ को अपने क्लास पाथ वेरिएबल में स्टोर करोगे कि जावा यहाँ जाके सर्च करे। इसको एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि इमेजिन करो मेरे पास एक पैकेज है जो कि इस डायरेक्टरी के अंदर है। इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाला पैकेज है, इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाला पैकेज है और इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आपके पास 2 पैकेजेस हैं। तो देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे टोटल 4 पैकेज होगा, 1 2 3 4, और टोटल डायरेक्टरीज आपके पास 3 है। इन 3 डायरेक्टरीज के अंदर आपके पास 4 पैकेजेस पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे क्लास पाथ वेरिएबल बनाओगे। क्लास पाथ आप 3 तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो जावा को। सबसे पहले आप यहाँ पे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाओ। एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम होगा आपका क्लास पाथ और उसके अंदर आप डायरेक्टरीज को स्पेसिफाई कर सकते हो कॉलन लगा के। हमारे पास यहाँ पे 3 डायरेक्टरी है तो हमने यहाँ पे पहली डायरेक्टरी का नाम दिया, फिर कॉलन लगाया, फिर दूसरी डायरेक्टरी का नाम दिया, फिर कॉलन लगाया, फिर तीसरी डायरेक्टरी का नाम दे दिया। तो इन 3 डायरेक्टरीज के अंदर जावा आपके पैकेजेस को सर्च करेगा, आपकी क्लासेस को सर्च करेगा और पूरे सिस्टम में कहीं पे भी नहीं करेगा, सिर्फ इन 3 डायरेक्टरीज के अंदर ही आपको सर्च करेगा। तो आप इस तरीके से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप जावा कमांड के साथ अपने प्रोग्राम को रन करते हो तो वहां पे आप क्लास पाथ का एक प्रॉपर्टी दे सकते हो।
हो इस तरीके से, जावा स्पेस हाइफन क्लास पाथ इज इक्वल टू आपका क्लास पाथ। क्लास पाथ का लॉजिक वही है जो हमने अभी एनवायरनमेंट वेरिएबल में समझा। वहां पे आपको डायरेक्टरीज को देना है कॉलन लगा के, लेकिन वहां पे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल की तरह दे रहे थे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की तरह दे रहे हैं। जावा कमांड के साथ ही आप प्रॉपर्टी को दे सकते हो। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जिस भी डायरेक्टरी से आप जावा कमांड को रन करते हो वो डायरेक्टरी को जावा बाय डिफॉल्ट सर्च करता है। उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी क्लासेस होती हैं, जो भी पैकेजेस होते हैं, वो आपको अवेलेबल होते हैं, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। तो अगर मैं जावा कमांड को इस डायरेक्टरी के अंदर रन कर रहा हूँ तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज होंगी मेरी, उसको सर्च किया जाएगा। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दो, दूसरा आप क्लास पाथ की प्रॉपर्टी को यूज करो जावा कमांड के साथ, और तीसरा अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आप जावा कमांड को रन कर रहे हो वो डायरेक्टरी को आपको सर्च किया जाएगा। जब हम IDE को यूज़ करते हैं तो हमें जर्नली क्लास पाथ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बट हम वहाँ पे भी दे सकते हैं। जैसे कि जब हम रन पे जाते हैं, रन पे जाने के बाद जब हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने क्लास पाथ को कि क्या क्या मेरा क्लास पाथ है यहाँ पे। अभी कुछ वीडियो पहले हम लोगों ने एक्सेस कंट्रोल के बारे में समझा था, वहाँ पे हमने एक्सेस मॉडिफायर्स को इंट्रोड्यूस करा था। तो एक्सेस मॉडिफायर्स का थोड़ा सा इफेक्ट आपके पैकेज पे भी है। कैसे है उसको समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और अगर आप ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज़ नहीं करते तो आपके पास यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट स्कोप अप्लाई होता है। ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये आपका बस स्कोप है, मीनिंग है एक। तो अगर आप किसी मेंबर के साथ पब्लिक को यूज़ करते हो मतलब कि वो कोड हर जगह पे एक्सेसिबल है। पब्लिक मतलब कि पब्लिक, कहीं पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहीं पे भी प्राइवेट को यूज़ करते हो किसी मेंबर के साथ तो वो वाला मेंबर आपके सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल है और बाकी कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं है वो। अगर आप प्रोटेक्टेड को यूज़ करते हो तो प्रोटेक्टेड आपके सेम पैकेज में तो एक्सेसिबल होता है और दूसरे पैकेज की सब क्लासेस में एक्सेसिबल होता है। यहाँ पे ये टेबल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक एक्सेस मॉडिफायर का फर्क अलग अलग क्लासेस पे कैसे पड़ता है। जो पब्लिक है वो हर जगह पे यूज़ हो सकता है, जो प्राइवेट है वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है, और जो प्रोटेक्टेड है वो सेम पैकेज के अंदर यूज़ हो सकता है और दूसरे पैकेज की सब क्लासेस में यूज़ हो सकता है। अगर आप इन तीनों को नहीं स्पेसिफाई करते, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करते, तो वो वाला मेंबर आपके सेम पैकेज में एक्सेसिबल होता है। सेम पैकेज मतलब कि अभी पैकेज हमने समझ लिया तो एक पैकेज के अंदर जितनी भी क्लास होंगी सारे क्लासेस के अंदर आपका वो वाला मेंबर एक्सेसिबल है। तो ये हमारी यहाँ पे पैकेजेस की कहानी ख़त्म हो गई। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। पैकेजेस के बाद हमारे को यहाँ पे आज के वीडियो का सेकंड टॉपिक समझना है जो है इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस को कैसे ही समझाया जाए, बहुत ही गजब की चीज़ होती है इंटरफेस। इसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानो। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि क्या होता है, एक कागज़ होता है, कागज़ के अंदर आप कुछ काम लिखते हो, ये वाला काम, ये वाला काम, ये वाला काम, 4 काम करने हैं आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। जावा में काम करने के लिए क्या चीज़ होती है, जावा में काम करने के लिए आपके पास होते हैं मेथड्स। मेथड्स ही आपके कुछ काम करके देते हैं, जैसे कि यूज़र को डेटाबेस में सेव करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, खाना डिलीवर करना। तो ये सब मेथड्स हैं जावा के अंदर। तो इंटरफेसेस के अंदर आप सिर्फ मेथड्स को डिफाइन करते हो कि आपने एक कागज़ टाइप का कुछ बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, उसके अंदर आपने मेथड्स को डिफाइन कर दिया कि यार ये 4 काम करने हैं, कैसे करने हैं उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो आप देखो कैसे करना है। मैंने तो सिर्फ इंटरफेस बनाया है, मतलब कि मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा है। फिर एक क्लास आएगी, बोलेगी कि यार मैं इस काम को करने को तैयार हूँ, मेरा नाम ABC है, इसको मैं ABC तरीके से करूँगी। तो यहाँ पे आपकी एक क्लास हो गई जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। ABC आपकी क्लास की नाम है। फिर यहाँ पे एक दूसरी क्लास आई, बोलेगी कि यार ABC तो ऐवे ही है, मैं उससे बेटर तरीके से ये काम को कर सकती हूँ, मेरा नाम XYZ है, मैं बेटर तरीके से कर लूँगी। तो XYZ ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया, और यहाँ पे एक दूसरी क्लास आ गई हमारे पास। फिर एक तीसरी क्लास आएगी, बोलेगी कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो कैशिंग भी लगा दूंगी, ये भी कर दूंगी, वो भी कर दूंगी, इन दोनों से बेटर तरीके से मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एक तीसरी क्लास बन गई कैशिंग के नाम से, जो सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इंटरफेस आपका सिर्फ एक लॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आप काम क्या करना है उसको डिफाइन करते हो, कैसे करना है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्या काम करना है आप सिर्फ उस चीज़ को डिफाइन करते हो। और फिर अलग अलग क्लासेस होती हैं जो उन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती हैं अलग अलग तरीके से काम करने के लिए।
अब यहाँ पे मेरे पास जो क्लास है ABC, इसने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है। एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। मान लो आपने एक और इंटरफेस बनाया जिसमें आपने काम करने का कुछ तरीका बताया, वो आपने एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। तो अब ABC क्लास जो है बहुत शानी है, बहुत समझदार है, बोलती है मैं ये वाला काम भी कर सकती हूँ, ये वाला काम भी कर सकती हूँ, दोनों कर सकती हूँ मैं, मेरे को बेनिफिट मिलेगा अगर मैं दोनों करूँगी तो ABC क्लास इस वाले इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, उस वाले को भी कर सकती है। एक क्लास 10, 20, 50 जितने भी इंटरफेसेस हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी इंटरफेसेस को वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, एक इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड डिफाइन होता है, क्लास को सारे के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर एक क्लास दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो दोनों इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स डिफाइंड है, सारे के सारे मेथड्स को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने का सिंपल सा मतलब है कि वो काम करके दो। इंटरफेस में आपने ये डिफाइन कर दिया कि क्या काम करना है, तो जब क्लास किसी मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी तो उसको वो काम करना पड़ेगा एक्चुअल में। अब इंटरफेसेस का पर्पस क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि क्यों बनाया गया है इंटरफेस को। इंटरफेस को यूज करके आप पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हो। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब है सिंगल इंटरफेस मल्टीपल एक्शंस। तो वही चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। आपके पास एक सिंगल इंटरफेस है और उसके मल्टीपल एक्शंस हैं। अगर आपके पास 3 क्लासेस हैं तो आपने ये सेम काम को 3 अलग अलग तरीके से किया है। तो अगर किसी भी बंदे को आपसे काम कराना है तो वो इस इंटरफेस को यूज करेगा। और इंटरफेस का जो भी ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस तरीके से काम होगा। एक इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट आपके क्लास का ही बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और सामने वाले बंदे को दे देता हूँ, तो इसका मतलब वो इस काम को ABC तरीके से कर रहा है, यूज कर रहा है। अगर मैं XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको देता हूँ तो उसको तो यही दिखेगा कि वो एक इंटरफेस को यूज करके अपना काम करवा रहा है, बट वो काम XYZ तरीके से हो रहा है, ABC तरीके से नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे फिजिकल रियलिटी में रहता है, उसी ऑब्जेक्ट पे आपका मेथड कॉल किया जाएगा, तो उसी के हिसाब से आपका काम होगा। तो इंटरफेस का सिंपल सा मतलब है कि आप पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर लेते हो अपने कोड के अंदर। अब इंटरफेस को बनाते कैसे हैं? इंटरफेस को बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम यहाँ पे अपने IDE के अंदर जाते हैं। IDE के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे SRC पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और इंटरफेस पे जाते हैं। इंटरफेस का आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे हम क्लास का नाम देते हैं सेम इंटरफेस का नाम होता है। फर्स्ट लेटर आपका हमेशा कैपिटल होता है। आपने यहाँ पे एक नाम दे दिया, जैसे कि मान लो कुरियर सेंटर। आपको अलग अलग तरीके से कुरियर्स को भेजना है, तो आपने यहाँ पे कुरियर सेंटर नाम का एक इंटरफेस बना दिया। अब इंटरफेस को बनाने के बाद आप इसके सिंटैक्स को एक बार ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पे है आपके पास पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस का नाम। जब हम क्लास को बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास होता है पब्लिक क्लास, आपके क्लास का नाम। तो क्लास अलग कीवर्ड है, इंटरफेस अलग कीवर्ड है। इंटरफेस कीवर्ड को यूज़ करके आपने यहाँ पे एक इंटरफेस को डिफाइन कर दिया। अब ये जो पब्लिक है ये आपका एक एक्सेस मॉडिफायर है। आप यहाँ पे पब्लिक को ही यूज़ कर सकते हो और किसी एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ नहीं कर सकते। आप अगर यहाँ पे प्राइवेट को यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे एरर दिख रही है। या तो आप खाली छोड़ दो। अगर आपने खाली छोड़ दिया, पब्लिक भी नहीं लगाया, तो वहाँ पे वो इंटरफेस का स्कोप आपके पैकेज का स्कोप बन जाएगा। इस इंटरफेस को इसी पैकेज के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, बाहर के बंदे इसको एक्सेस नहीं कर सकते। मोस्टली जो आपके इंटरफेसेस होते हैं वो हमेशा पब्लिक होते हैं। 99% ऑफ द केसेस में आपको पब्लिक ही देखने को मिलते हैं। पर्पस ही होता है कि वो आपको जनता को देना है। कैसे देना है इसका भी हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख के समझेंगे। फिर एक इंटरफेस के अंदर आप मेथड्स को डिफाइन करते हो। जैसे कि मेरे पास ये जो कुरियर सेंटर है, इसके अंदर मैं मेथड्स को डिफाइन कर देता हूँ। फिलहाल के लिए हम एक सिंपल सा मेथड बनाते हैं, सेंड कुरियर। आपने यहाँ पे पिन कोड लिया, इस पिन कोड पे आपको कुरियर भेजना है। कौन से कुरियर को यूज़ करके भेजना है वो मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस बना रहा हूँ। कल को फेडेक्स वाली क्लास आएगी और इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, बोलेगी कि यार मैं फेडेक्स तरीके से कुरियर भेज देती हूँ। कल को DHL वाली क्लास आएगी, वो सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, बोलेगी मैं DHL से आपका कुरियर भेज देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ लॉजिक को डिफाइन करा है, क्या काम करना है उसको डिफाइन करा है। कैसे करना है मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंटरफेस के अंदर आपके जो भी मेथड्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे पब्लिक होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये जो पब्लिक लिखा हुआ है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक इंटरफेस के अंदर आप और क्या बना सकते हो? एक इंटरफेस के अंदर आप वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हो।
जैसे कि आपके पास मान लो 10 कुरियर सेंड करने के लिए कुरियर कंपनीज हैं, फेडेक्स, DHL, DTDC, फलाना ढिमाका। तो ये कुरियर कंपनीज के अगर आपको नाम स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो इस तरीके से, जैसे कि स्ट्रिंग फेडेक्स कुरियर सेंटर इज इक्वल टू फेडेक्स, DHL कुरियर सेंटर इज इक्वल टू DHL। ये आपने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया है। इंटरफेस के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक और स्टैटिक होते हैं। एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, कभी भी जिंदगी में इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इंटरफेस के अंदर आप जो भी लॉजिक लिखोगे उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपकी स्टैटिक होती हैं। आप यहाँ पे इनको फाइनल भी बना सकते हो। अब कल को कोई बंदा आ गया बोले कि यार उसने नाम बदल दिया, फेडेक्स की जगह कुछ फलाना ढिमाका रख दिया, तो ये तो गड़बड़ है ना, आपके कोड में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ पे वेरिएबल्स को फाइनल डिक्लेयर कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल कंसेप्ट्स हैं, हम धीरे धीरे यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं। आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, आपने मेथड्स डिक्लेयर कर दिया है। एक इंटरफेस के अंदर आप स्टैटिक मेथड्स को भी बना सकते हो। इंटरफेस के अंदर जो भी चीज़ें होंगी सब स्टैटिक ही होंगी, तो आप एक स्टैटिक मेथड को भी बना सकते हो। अभी यहाँ पे मेरे पास जो सेंड कुरियर वाला मेथड है ये स्टैटिक नहीं है, ये तो एक नॉर्मल मेथड है जिसको क्लास आके इम्प्लीमेंट करेगी। हम यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया गेट कुरियर सेंडर, स्ट्रिंग टाइप उसमें पैरामीटर है और टाइप के बेसिस पे वो अलग अलग कुरियर सेंडर के ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो जो भी मेरा कुरियर सेंडर है, मैं क्या करता हूँ, फेडेक्स कुरियर सेंडर की एक क्लास बनाता हूँ जो कि फेडेक्स तरीके से आपके कुरियर को सेंड करेगी। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है, पब्लिक क्लास फेडेक्स कुरियर सेंडर इम्प्लीमेंट्स कुरियर सेंडर। अब यहाँ पे आपको एक रेड अंडरलाइन दिख रही है, इस रेड एरर का मतलब यही है कि इस क्लास को वो सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो आपके इंटरफेस में डिक्लेयर्ड है। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन हमारे पास IDE के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है। आप यहाँ पे Ctrl+N क्लिक करो। जब आप Ctrl+N क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड दिख रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मेथड्स के नाम आ जाएंगे। तो कुरियर सेंडर के अंदर हमारे पास एक ही मेथड है सेंड कुरियर, हम उस पर क्लिक करके उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने आप ही आपको यहाँ पे मेथड का सिंटैक्स दिख रहा है। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए हम लिख देते हैं सेंडिंग कुरियर वाया फेडेक्स टू दिस पिन कोड। तो अब हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हमने एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा और ये क्लास आपके फेडेक्स तरीके से कुरियर को सेंड कर रही है। आप इस इंटरफेस के अलग अलग क्लासेस बना सकते हो, जैसे कि DHL कुरियर सेंडर, DTDC कुरियर सेंडर, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एक इंटरफेस को बहुत सारी क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकती हैं। अब एक काम करते हैं, हम कुरियर सेंडर के अंदर एक और मेथड बना लेते हैं कैलकुलेट फीस। इस पिन कोड पे कुरियर सेंड करने के लिए कितनी फीस लगेगी, सिंपल सा मेथड है ये, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है आपका। बना लिया हमने यहाँ पे मेथड। अब हम वापस क्लास के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर से रेड अंडरलाइन दिख रही है। ये रेड एरर का मतलब यही है कि वो जो नया मेथड बनाया है वो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब कभी कभी ये होता है कि आपको मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करना, आप चाहते हो कि यार कुछ ऐसा हो जाए कोड में कि आपको इम्प्लीमेंट ना करना पड़े, तो उसके लिए आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। अभी ये जो फेडेक्स कुरियर सेंडर है, इसको अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एरर खत्म हो गई। इसका मतलब यही है कि आपका जो इंटरफेस है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये हमने पुराने वीडियो में समझ रखा है। तो अब ये जो फेडेक्स कुरियर सेंडर है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि यह एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो जो इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी उसको ये मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि बचा हुआ मेथड है। तो फिलहाल के लिए हम इस एब्स्ट्रैक्ट को हटा देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब हम उस मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं 10 रुपये लगेंगे। वैसे तो 10 रुपये किसी कुरियर के लगते नहीं है, बट बोलने में क्या आता है, ठीक है। अब हम इस एग्जाम्पल पे थोड़ा और बिल्डअप करते हैं और यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं DHL कुरियर सेंडर के नाम से, जो कि DHL से आपका कुरियर को सेंड करेगी। क्लास बनाई, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा, उसके अंदर दोनों मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम यहाँ पे अगेन system.out.println कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। इसमें हम फीस रखते हैं 9 रुपये। ओके, DHL थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू फेडेक्स, ठीक है।
अब हम कुरियर सेंड करके देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में कुरियर सेंड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अगेन हम लोग यहाँ पे मेन मेथड के अंदर जाते हैं। मेन मेथड के अंदर मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। इंटरफेस का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ऑब्जेक्ट तो मुझे यहाँ पे चाइल्ड क्लासेस का ही बनाना पड़ेगा जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो अगर मुझे फेडेक्स से कुरियर भेजना है तो मैं यहाँ पे फेडेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं उसके ऊपर मेथड कॉल कर सकता हूँ, सेंड कुरियर कर दिया मैंने यहाँ पे मेथड कॉल। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ज़रा समझो, फोकस करने का ट्राई करना। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक लॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनाया इंटरफेस को यूज़ करके। तो इमेजिन करो कि आपने ये जो कोड लिखा है, आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो और ये जो आपने कोड लिखा है इसको बहुत सारे लोग यूज़ करने वाले हैं। 50-100 टीम्स हैं आपके पूरे कंपनी के अंदर, वो सारी की सारी टीम्स आपके कोड को यूज़ करेगी। तो ये एक तरीके से आपका मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। उस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है बाहर के बंदों का उससे कोई लेना देना नहीं है। बाहर के बंदों को तो सिर्फ काम करने से मतलब है, कुरियर सेंड करने से मतलब है। वो कुरियर कैसे सेंड होता है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के सामने एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 मेथड्स हैं, सेंड कुरियर एंड कैलकुलेट फीस। बस बाहर के बंदों को इन 2 चीज़ों से ही मतलब है। अंदर क्लासेस कौन कौन सी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर बाहर के बंदों को चाइल्ड क्लासेस के बारे में पता चल गया तो मतलब मॉड्यूल के अंदर की चीज़ों के बारे में उनको पता चल गया। ऐसा होना नहीं चाहिए आइडियली। इसीलिए जावा ने यहाँ पे ये इंटरफेस नाम का कंसेप्ट लेके आया कि इंटरफेस को यूज़ करके आप अंदर की चीज़ों को बाहर की दुनिया से हाइड कर सकते हो। लेकिन जब हम यहाँ पे मेन मेथड के अंदर कोड लिखते हैं तो वहाँ पे तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रखा है। यहाँ पे रोल आता है आपके स्टैटिक मेथड्स का। कैसे आता है उसको समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये जो कुरियर सेंडर है, कुरियर सेंडर के अंदर हमने यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बना रखा है, गेट कुरियर सेंडर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे कुरियर सेंडर का ऑब्जेक्ट बना के दो। जिस भी बंदे ने इंटरफेस बनाया होगा उसी बंदे ने यहाँ पे मॉड्यूल भी बनाया होगा, सारा मॉड्यूल का कोड उसी ने लिखा है, तो उसको तो पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। इसीलिए उसने यहाँ पे एक मेथड दे रखा है बाहर की दुनिया के लिए, स्टैटिक मेथड है गेट कुरियर सेंडर। इस मेथड को यूज करके बाहर के लोग आपके ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट पे एक्चुअल में मेथड्स कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये मेथड तो बिल्कुल एम्प्टी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं, इफ टाइप इक्वल्स इग्नोर केस फेडेक्स रिटर्न द फेडेक्स कुरियर सेंडर, एल्स इफ टाइप इक्वल टू आपका DHL कुरियर सेंडर तो रिटर्न DHL कुरियर सेंडर का ऑब्जेक्ट। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी इनवैलिड टाइप आता है आपके पास तो आप वहाँ पे एरर थ्रो कर दो। अभी एरर्स को हम लोगों ने समझा नहीं है, अगले वीडियो में हम समझेंगे, बट आप यहाँ पे एज्यूम करो कि ये एक एरर होती है और ये आपने थ्रो कर दी, मतलब कि यूजर ने आपसे इनवैलिड टाइप का टाइप पास करके ऑब्जेक्ट मांगा है। आपके पास 2 ही तरीके हैं कुरियर सेंड करने के, या तो फेडेक्स या DHL। अगर किसी बंदे ने ABC XYZ कुछ भी दिया है तो वो दोनों इफ एल्स कंडीशंस आपकी फॉल्स हो जाएंगी तो एरर थ्रो हो जाएगी उस बंदे को। अब वापस से हम लोग मेन मेथड के अंदर आते हैं। मेन मेथड में मैं यहाँ पे जो ये फेडेक्स कुरियर सेंटर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अब मुझे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं ये पूरे के पूरे कोड को। अब मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक मेथड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कैसे? इस तरीके से हम यहाँ पे इंटरफेस का नाम लिखते हैं, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका टाइप है आपका इंटरफेस, उसके बाद वेरिएबल का नाम इक्वल टू साइन लगा के, उसके बाद आपके वापस इंटरफेस का नाम डॉट लगा के गेट कुरियर सेंडर, और आपने वहाँ पे फेडेक्स पास कर दिया, मतलब आपको फेडेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये आपको ध्यान से समझना है। ऑब्जेक्ट है आपका चाइल्ड क्लासेस का और चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट को आपने इंटरफेस के रेफरेंस टाइप में असाइन कर रखा है। ये असाइनमेंट यहाँ पे बिल्कुल वैलिड है, पॉसिबल है। इस टाइप की चीज़ों को हम पुराने वीडियोस में समझ चुके हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं डायनेमिक डिस्पैच, मतलब कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट उस टाइम पे फिजिकल रियलिटी में रहता है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका मेथड कॉल किया जाएगा। इंटरफेस आपका सिर्फ एक रेफरेंस टाइप है जो एक वेरिएबल का टाइप है। असली में ऑब्जेक्ट तो इक्वल टू लगाने के बाद जो भी आया है आपके पास वो असली ऑब्जेक्ट है आपका। अब ये जो मेरे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल के ऊपर मैं मेथड कॉल करके वापस से कुरियर सेंड कर सकता हूँ फलाना फलाना पिन कोड के ऊपर। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के टाइम पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मैंने फेडेक्स का ऑब्जेक्ट मांगा है तो फेडेक्स के थ्रू आपका कुरियर सेंड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और DHL का ऑब्जेक्ट मांगता हूँ तो वहाँ पे आपको DHL का ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर उस पर कुरियर सेंड हो रहा है। फिर से अगर इसको रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हो DHL के थ्रू आपका कुरियर सेंड हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी पावर है इंटरफेसेस की। आपका जो भी मॉड्यूल होता है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह बन जाता है।
उस मॉड्यूल के सामने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपने 4 काम लिखे हुए हैं कि ये वाला मॉड्यूल ये 4 काम करके देता है आपको, और बाहर के बंदे उस इंटरफेस को यूज़ करके सारा काम करते हैं। अंदर की कहानी उनको कुछ पता नहीं होती। आपने एक ब्लैक बॉक्स की तरह चीज़ों को इंकैप्सुलेट कर दिया। इसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है डिफ़ॉल्ट मेथड। अब ये क्या होता है, इसकी कहानी को समझते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो आपका है, इसको JDK 8 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जावा 8 एक वर्जन है जावा का जो कि कुछ सालों पहले रिलीज़ हुआ था, और उसके अंदर सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मेथड की फंक्शनैलिटी आई थी। अब डिफ़ॉल्ट मेथड होता क्या है, क्यों होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम उसके पर्पस को समझते हैं कि पर्पस क्या है। जो भी आप इंटरफेस बनाते हो, इंटरफेस के अंदर आप मेथड्स को डिक्लेयर करते हो। अब मान लो आपने एक इंटरफेस बनाया और उसके 50 अलग अलग क्लासेस हैं जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। 50 अलग अलग तरीके से आपका काम हो रहा है। अब आप क्या करते हो यार, आपको ना हल्का सा इंटरफेस को चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ ज़रूरत पड़ गई आपको मॉडिफिकेशन करना है, तो आपने वहाँ पे एक नया मेथड ऐड कर दिया। अब जैसे ही आप एक नया मेथड ऐड करोगे, वहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं सबको वो मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। मतलब आप ऐसे एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे ना। जितने भी लोग हैं जिन्होंने इंटरफेस को यूज़ कर रखा है, सबका कोड फटने लग जाएगा। इसको करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुरियर सेंडर है, इसके अंदर 2 मेथड है हमारे पास फ़िलहाल। अब मैं क्या करता हूँ, एक तीसरा मेथड ऐड कर देता हूँ, इज़ फिजिबल। मतलब कि यहाँ पे कुरियर सेंड करना फिजिबल है भी या नहीं भी है। पिन कोड डाल दिया मैंने एज ए पैरामीटर। अब मेरे पास यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, एक तो फेडेक्स की है, एक DHL की है। दोनों क्लासेस के अंदर आपको यहाँ पे एरर दिख रही है। एरर इसलिए दिख रही है क्योंकि वहाँ पे आपने इंटरफेस को कुछ चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्लास में भी आपको वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आया था। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का सिंपल सा मतलब है आप इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड बना सकते हो। अब यहाँ पे ये जो इस फिजिबल है, इस मेथड के सामने आप डिफ़ॉल्ट को लगा दो। डिफ़ॉल्ट को लगाने के बाद आप इसकी बॉडी दे सकते हो, और बॉडी में मैंने यहाँ पे पास कर दिया रिटर्न फॉल्स। अब आप वापस से क्लास में जाओगे फेडेक्स या DHL में, तो आपको वहाँ पे एरर नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने वहाँ पे उस मेथड का डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड मतलब कि डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। अगर किसी को आके इम्प्लीमेंट करना है तो कर ले, नहीं करना तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रखा है, मतलब कि कुरियर भेजना फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। पर्पस इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन पर्पस से आपको यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। डिफ़ॉल्ट के आने के बाद लोग बहुत खुश हो गए थे। जो भी जावा प्रोग्रामर कम्युनिटी थी, दे वर ऑल हैप्पी। भला हो यार, भला हो। क्योंकि यार पहले ना इंटरफेस को एक्सटेंड करने में इतनी दिक्कतें आती थी कि यार मतलब लोग पागल ही हो जाते थे। डिफ़ॉल्ट के आने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन करोगे इंटरफेस के अंदर, कोई भी नया मेथड बनाओगे, तो आप वहाँ पे डिफ़ॉल्ट को यूज़ करके मेथड की बॉडी दे सकते हो। उस बॉडी के अंदर अगर आपको कुछ काम करना है तो करो, नहीं करना तो खाली छोड़ दो। एरर थ्रो करनी है तो एरर थ्रो कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। कमाल की बात तो ये है कि आप एक इंटरफेस को एक्सटेंड भी कर सकते हो। एक्सटेंड हमने इनहेरिटेंस के चैप्टर में समझा था। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, इंटरफेस के केस में एक्सटेंड का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। इंटरफेस आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें आपने 2 काम लिखे हुए हैं कि ये 2 काम करना है। अब आप क्या चाहते हो, आपको ना 4 काम करना है। ये 2 काम तो करने ही हैं, 2 एडिशनल काम और करने हैं आपको। टोटल 4 हो गए आपके पास मेथड्स। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो एक नया इंटरफेस बनाओ, उसके अंदर आप इन दोनों वाले मेथड्स को लिखो, प्लस 2 एडिशनल आपको करना है वो लिखो। तो ये आपने 4 मेथड बना दिए, एक नया इंटरफेस बना दिया। लेकिन यहाँ पे तो कोड डुप्लीकेशन है। जो आपने ऑलरेडी इंटरफेस बना रखा है वो सेम कोड को उठा के आप डुप्लीकेट कर रहे हो यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, इस इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हो। जब आप किसी इंटरफेस को एक्सटेंड करते हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, सारे बिहेवियर वहाँ पे मिलते हैं आपको जहाँ पे आपने एक्सटेंड किया है। वही वाला एग्जाम्पल है कि आपको 4 काम करने, तो 2 यहाँ पे हैं। आपने एक नया इंटरफेस बनाया जिसमें आपने एडिशनल 2 काम कर लिए, 2 मेथड्स बना दिए, और ये वाला इंटरफेस इसको एक्सटेंड कर रहा है। एक इंटरफेस आपके मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है। जब आप क्लास को एक्सटेंड करते हो तो एक क्लास एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन इंटरफेस के केस में आप मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हो। इसको कंसेप्चुअली समझते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस है जिसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपके पास एक दूसरा इंटरफेस है जिसके अंदर कुछ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। आप एक तीसरा इंटरफेस बना दो जिसमें आप इन दोनों को एक्सटेंड कर सकते हो। वो जो नया इंटरफेस जो आपने बनाया है उसके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स तो आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको कुछ एडिशनल लिखना है तो आप उस नए वाले इंटरफेस में कुछ एडिशनल चीज़ें भी लिख सकते हो।
ठीक है, तो जावा के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए, एक क्लास एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, एकदम हार्ड रूल है ये। लेकिन एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है। इसको ज़रा कोड में लिख के देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कुरियर सेंडर इंटरफेस है। अब क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। इसको एक्सटेंड करने के बाद एक नया इंटरफेस बनाते हैं, स्पेशल कुरियर सेंडर, एक्सटेंड्स कुरियर सेंडर। इसमें हम एक नया मेथड डाल देते हैं, सेंड कुरियर स्पेशल। मतलब कि एक तो आपको नॉर्मल कुरियर भेजना है तो आपके पास कुरियर सेंडर है, अगर आपको स्पेशल कुरियर भेजना है तो आपके पास यहाँ पे स्पेशल कुरियर सेंडर है। तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस को एक्सटेंड कर लिया। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। पैकेजेस और इंटरफेसेस दोनों की कहानी हम लोगों ने एकदम डिटेल में समझ ली है। इन दोनों टॉपिक्स को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। जावा कोर्स के सारे वीडियोस अगर आपको आपके इनबॉक्स में चाहिए तो यार आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कंटेंट को लाइक करो, शेयर करो अपने कलीग्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू।